बेड पर और फिर ये सब होता है, वो डेथ बेड के पास आके रुकना वो सब फिल्मों में होता है। अगर आप एक्चुअल देखें तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। डेथ इज लाइक इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन, राइट? हमें नहीं पता कि कब है वो दिन। इसीलिए तो हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, ताकि अगर मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड हो। आई थिंक इंश्योरेंस इज सो नॉर्मल ना, हर एक लाइक एवरीबॉडी मेक्स इट। विल क्या जरूरी है? करेक्ट, इंश्योरेंस। अब आप मुझे बताइए, सारी प्रॉपर्टीज में आप जॉइंट होल्डर नहीं है ना? हाँ। कई सारे इन्वेस्टमेंट में आप जॉइंट होल्डर होंगी, आपकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपके खुद के बैंक अकाउंट्स होंगे, LIC भी। करेक्ट। आपकी शादी हुई थी तब आपको स्त्रीधन मिला था। हाँ। चीजें इकट्ठा की कि नहीं, ये मेरे बच्चे के लिए। बहुत सारी लेडीज करती, सारी मदर्स करती हैं। बट तो फिर वो चीजें आपके बच्चे को उस तरह से क्यों ना मिले, और मिले तो व्हाई शुड दे फेस प्रॉब्लम्स इन दैट ट्रांजिशन? जिसकी वैल्यू आपके जीते जी तो जीरो है, वो एक कागज का टुकड़ा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने आज विल बना दी तो आप उसमें लिख रहे हो कि अच्छा मेरे पास ये 2-3 चीजें हैं और मुझे इनको देना है। नमस्ते सभी को। आज हम मिलने जा रहे हैं प्रियंका जी शेट्टी। दिस इज प्रियंका शेट्टी, who is a chartered trust estate planner from American Academy of Financial Management. जी, And you are associated with Ladderup since more than a decade. yes, And you like specialize mainly in estate planning, right? Okay. आज का जो टॉपिक है कुछ थोड़ा सा अलग है, जो बहुत लोग शायद ध्यान ही नहीं देते इस चीज के ऊपर। दैट इज विल मेकिंग, अपना विल बनाना। मतलब हिंदी में वसीयतनामा ऐसे होता है, जी हाँ, राइट? वसीयतनामा बनाना। पहले तो मुझे भी लगा कि जरूरी है क्या ये चीज, तो जस्ट टू एक्सप्लोर अबाउट इट, सच में जानना कि कितना जरूरी है हमारा खुद का वसीयतनामा बनाना या विल बनाना। प्रियंका जी हमको गाइड करने वाली है। ओवर टू प्रियंका जी। स्वाति जी, आई थिंक आप भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट करें और हम उन्हें ये बता सके कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसे हम बहुत ही अनदेखा कर देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमने बहुत मूवीज देखी है ना, जहाँ पे एक लॉयर आते हैं किसी के बेड डेथ पर और फिर ये सब होता है, वो डेथ बेड के पास आके रुकना वो सब फिल्मों में होता है। अगर आप एक्चुअल देखें तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। डेथ इज लाइक इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन, राइट? हमें नहीं पता कि कब है वो दिन। इसीलिए तो हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, ताकि अगर मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड हो। आई थिंक इंश्योरेंस इज सो नॉर्मल ना, हर एक लाइक एवरीबॉडी मेक्स इट। विल क्या जरूरी है? करेक्ट, इंश्योरेंस आप क्यों ले रहे हो? कि मेरे बाद मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का सब कुछ। करेक्ट, क्योंकि आप सोच रहे हो अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप सोचते हो कि अगर मैं नहीं हूँ तो जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का वो इंश्योरेंस इसलिए खरीदते हैं ताकि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा घर खर्च के लिए इतना हो कि सब चीज़ें ठीक से चले, मेरे बच्चों का एजुकेशन हो तो सब अच्छे से चले, राइट? और इंश्योरेंस खरीदने का रीज़न ये भी है कि हम जानते हैं कि लाइफ अनसर्टेन है, डेथ कभी भी हो सकती है। अगर हमें पता होता कि नहीं ये तो 60 साल के बाद ही होना है, तब तक तो हम एकदम अच्छे से रहते, इंश्योरेंस की जरूरत क्या थी, है ना? तो अगर इंश्योरेंस लेते समय आप ये समझते हैं कि लाइफ अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि वो आखिरी दिन कब है, तो आप विल क्यों नहीं बना रहे हो? अब मैं आपको बताती हूँ सबसे मजेदार चीज। लोगों को लगता है अभी तो हम यंग है, अभी तो जीना बाकी है, अभी तो हमें और कुछ करना है, हमारे पास इतने बड़े असेट्स कहाँ हैं जो हम विल में लिखें। विल तो उनके लिए है जिनके पास करोड़ों की जायदाद है, ये मानना होता है, राइट? एंड आज की तारीख में अगर आप देखो बहुत सारी फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक ही तो बच्चा है या 2 बच्चे हैं, मेरे बाद तो उन्हीं को जाना है, ये एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि आप एक होम मेकर हैं, एज अ होम मेकर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने, सारी चीजों को देखना है। एंड आपने मुझे एक चीज बताई कि यार मुझे तो क्या जरूरत है।
यस। राइट? अब आप मुझे बताइए, सारी प्रॉपर्टीज में आप जॉइंट होल्डर नहीं है ना? हाँ। कई सारे इन्वेस्टमेंट में आप जॉइंट होल्डर होंगी, आपकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपके खुद के बैंक अकाउंट्स होंगे, LIC भी। करेक्ट? आपकी शादी हुई थी तब आपको स्त्रीधन मिला था। हाँ। आप एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने देखी कि आपने कोई भी नया काम शुरू करना है तो भगवान को याद किया, है ना? हाँ। तो उस भगवान के आसपास हम चांदी के बर्तन रखते हैं, दिए रखते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें आपने ओवर द इयर्स कभी एक एक से शुरू करके इकट्ठा की है ना? हाँ। इनकी वैल्यू नहीं है। तो क्या वो भी काउंट होते हैं? क्यों नहीं काउंट होगा? आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? आज जो भी छोटा छोटा चीज हम बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं या खुद की चीजें हमने अपनी पसंद से बनाई, उनकी वैल्यू है ना? हाँ। तो जो मेहनत से हमने कमाया है या प्यार से हमने जोड़ा है सालों में, वो हमारी इच्छा अनुसार हमारे लोगों तक क्यों ना पहुंचे? और हर वो रुपया जो आपने कमाया है या इकट्ठा किया है एज अ होम मेकर, आई एम श्योर कि आप बहुत सारी चीजों में कभी कभी खुद का मन मारकर भी आपने कुछ चीजें इकट्ठा की कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए। बहुत सारी लेडीज करती हैं, सारे ही करती हैं, सारी मदर्स करती हैं। बट तो फिर वो चीजें आपके बच्चे को उस तरह से क्यों ना मिले? और मिले तो व्हाई शुड दे फेस प्रॉब्लम्स इन दैट ट्रांजिशन? क्या आपके बच्चे को या आपकी फैमिली में सबको सारे इन्वेस्टमेंट्स पता है? नहीं। आपके हस्बैंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं, आई थिंक 70 to 80% इन्वेस्टमेंट्स वो जो घर में होती हैं वो जनरली उस घर के जो करता है, मतलब द मेल, वो डिसाइड करते हैं कि चलो ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एंड वी फॉलो, राइट? कि उनको समझ में आता है, उन्होंने 4 चीजें देखी होंगी, डिस्कस किया होगा, और हम वो चीजें करते हैं। अब उन्होंने, जैसे आपने कहा कि अच्छा मेरे पास तो पॉलिसी है, आपके हस्बैंड के पास कितनी पॉलिसी आपको एग्जैक्टली पता है? एग्जैक्टली पता है, बट अब मुझे बताइए, इंश्योरेंस हो गया या बैंक एफडीज हो गए, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है, आज जब तक आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जब तक उस इंस्टीट्यूशन में जाके क्लेम नहीं करते, क्या आपको क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज अगर आप नंबर्स देखें, 82,000 करोड़ सिर्फ डेड बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस में जो अनक्लेम फंड्स है उसमें पड़े हुए हैं। ये किसका पैसा है? पब्लिक का है। आज किसी फादर ने अपने बच्चे के लिए इकट्ठा किया था, वो पैसा है, किसी मदर ने वो पैसे जोड़ के रखे थे, उनका पैसा है। लेकिन क्योंकि उस बच्चे को या उस फैमिली मेंबर को हस्बैंड ने वाइफ के लिए रखा होगा या वाइफ ने हस्बैंड के लिए रखा था, लेकिन इन चीजों के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया है, तो ये कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये पॉलिसी है, ये यहाँ रखी है, इतने हैं? सामने अगर 4 पॉलिसी मिल गए, उन्होंने जाके वो क्लेम कर लिया, उन्हें क्या पता कि और 10 पॉलिसीज कहीं और रखी हुई है? जब तक उन्हें पता नहीं है, वो कहां से ढूंढेंगे? अभी आपने कहा कि आई एम नॉट श्योर। अगर आप ही श्योर नहीं हो, आपका बच्चा कितना श्योर होगा? और भी नहीं। तो बात का मतलब ये है कि अगर हम पूरी जिंदगी मेहनत करने में लगे हैं एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, एंड ये चीज को भी मानना पड़ेगा कि हम जो आज कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे कंजम्पशन के लिए नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। आज वो बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाए या उसकी फैमिली वहां सेटल हो या उसने अपनी करियर वहां बना ली, क्या वो बच्चा एक छोटी छोटी चीजों के लिए आते जाते रहेगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर ये ट्रांजिशन आपको स्मूथ करना है, आपको इंश्योर करना है कि आपने कमाया हुआ हर एक रुपया उस बच्चे को मिले या आपके फैमिली मेंबर्स को मिले, आपके हस्बैंड को मिले, तो जरूरी है कि एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें आप सारी चीजें लिख दीजिए। आपके पास क्या क्या है, आप किसे देना चाहते हैं। हो सकता है कि आज मेरे केस में मान लीजिए मेरे फादर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मेरी मदर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, बट एज अ डॉटर
मुझे लगता है कि कुछ चीजें अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरे मदर के लिए मुझे करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे अगर डॉटर की तबीयत खराब है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे वो अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते तो उन्होंने वो मेंशन किया है। हो सकता है कि हम किसी कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस चीज को मेंशन करिए, वो चैरिटी आप जो छोटा मोटा करना चाहते हो भले, लेकिन वो नहीं लिखोगे तो फैमिली को तो पता नहीं होगा, और क्या पता आपका वैल्यू सिस्टम और आपके बच्चे या फैमिली का वो जो वैल्यू सिस्टम या थॉट प्रोसेस है वो सेम नहीं हो। आपको लगता है कि नहीं ओल्ड एज होम में मुझे जाके ये देना है, उन्हें कुछ और लगता होगा, लेकिन आपकी तो इच्छा होगी ना कि मेरी इच्छा ये है कि आप ऐसे करो, तो आप अपनी इच्छा बताओगे कैसे? तो प्रियंका मुझे ये पूछना है कि आप बता रहे हो कि विल बनाना चाहिए, अपनी इच्छा जो है उस पर प्रकट करना चाहिए कि जो भी है, बट क्या एज के पर्सन मतलब 60 होने के बाद में विल बनाना चाहिए या? अच्छा, अब आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा, बिकॉज लोगों का थॉट प्रोसेस यही है कि जब मैं रिटायर हूँ तब मैं विल बना लूँ, फिर वो रिटायरमेंट के वक्त अगर मान लीजिए बच्चे की शादी हो रही है, अब कुछ खर्चे हो रहे हैं, मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स मुझे लिक्विडेट करने हैं, अब कुछ होना है, उसके बाद कर लेते हैं, राइट, ये थॉट प्रोसेस है। इंश्योरेंस क्यों जल्दी खरीदते हैं? क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, हाँ, हमें वो डर है कि अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी फैमिली का ध्यान रखा जाए। तो जब ये थॉट क्लियर है तो हम विल के लिए वो 60 का वेट क्यों करेंगे? हमारे पास जब भी थोड़ा भी कुछ है, अगर हमने कमाना शुरू भी किया है, अगर हमारी फैमिली मतलब इट्स लाइक आपने जस्ट शुरू किया है चीज़ों को, बट अगर आपके पास आपकी सेविंग अकाउंट है, आपने थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करा है, बट क्या वो थोड़ा सा पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो वो आपके लोगों को जाना चाहिए या मिलना चाहिए, उसके लिए आपने एफर्ट्स नहीं लेना है। एंड मैं ये कहती हूँ कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वैल्यू आपके जीते जी तो जीरो है, वो एक कागज का टुकड़ा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने आज विल बना दी तो आप उसमें लिख रहे हो कि अच्छा मेरे पास ये 2-3 चीजें हैं और मुझे इनको देना है। अब दूसरा चीज ये होता है कि साल 2 साल बाद मान लीजिए आपको कुछ और असेट खरीदा, तो आप विल को चेंज तो कर ही सकते हो ना, आप अपडेट कर सकते हो आपकी विल, चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। एक बार बनाई तो वो फाइनल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ, मैं लैडर के साथ ऑलमोस्ट 11 साल से काम कर रही हूँ। ये जो क्वेरी है कि इतनी जल्दी क्यों बनाए, इसके लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन था कि हम अगर लोगों को एनकरेज करें, तो हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि चलो लेट्स रोल आउट समथिंग विच मेक्स पीपल थिंक अबाउट इट। तो हमने ये किया है कि 1 टाइम फी एंड अ लाइफ टाइम सर्विस, ताकि जब ये खर्चा जो है, अगर आप किसी एडवाइजरी वाली चीजों पे या ऐसी, अभी विल क्या है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर उसके लिए आपको 5-10 हजार खर्च करने पड़े तो शायद आपको लगेगा कि यार ये क्यों खर्च करना। आप 4 लोगों के साथ डिनर करके आओ तब आप 15,000 का बिल पे कर दोगे, यू आर ओके, क्योंकि वो तो ठीक है ना। लेकिन जो चीज के लिए हम जिंदगी भर कमा रहे हैं, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, उसे अगर एक डॉक्यूमेंट में डालना है और अच्छे तरीके से डालना है, तो उस पर हम इतना सोचते हैं क्योंकि ठीक है ना, मतलब कल कर लेंगे, ये जनरल नोशन है कि हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट एक चीज उसे कल पे मत ढकेलिएगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कल है क्या, राइट? ये बात सच है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम वो बिल बनाएं, उसे बना के रखें ओवर द इयर्स। चलो आज बच्चा छोटा है, कल बच्चे की शादी हो रही है, कल पोता है पोती, आपको अलग से कुछ करना है, आप चेंज करते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट विल ना होने से जो दिक्कतें होती है, आपको पता है कि जब विल है तो विल के मुताबिक एक तो पहली चीज जब आप विल बनाते हैं तो सारी चीजें आ जाती हैं, तो आपके असेट लीकेज नहीं होते, यानी कि खोते नहीं है, आपकी फैमिली को एग्जैक्टली पता है कि आपके पास क्या क्या है। दूसरी चीज, आपको किसे क्या देना है
वो भी एकदम क्लियर है, राइट? ये चीज से आपका आधा काम तो हो गया। अब आते हैं लीगल साइड पे। अगर आपके पास विल नहीं है तो लॉज तो बने हैं हर चीज के लिए। तो जब आपके पास विल नहीं है तो सक्सेशन लॉ अप्लाई होता है। जैसे अगर मान लीजिए हिंदू है, उनके पास विल नहीं है, थोड़ा इधर देखिए, हाँ जी, तो जैसे मान लीजिए सक्सेशन लॉ अप्लाई होता है, तो वहां पे ये है कि अगर, अच्छा बाय द वे, इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहां पे कि सक्सेशन लॉज मल्टीपल है। हमारे पास हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन लॉ है, मुस्लिम्स के लिए उनके पर्सनल लॉज हैं, एंड इनके अलावा जो भी है वो सारे इंडियन सक्सेशन एक्ट को फॉलो करते हैं, राइट? अब सिंपल सी चीज समझनी है कि एक तो हम विल बनाए, अगर हम विल नहीं बनाते हैं तो ये लॉ जो है वो लागू हो जाता है, राइट? अब अगर हिंदूज के लिए अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा है कि मान लीजिए हिंदू मेल, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है, मान लीजिए उनके 2 बच्चे हैं, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? अब उनके जो भी असेट्स हैं, उनके विल नहीं होने पर जो सक्सेशन लॉ अप्लाई होता है उसमें ऐसा होता है कि उनकी मदर, उनकी स्पाउस और उनके बच्चे, इन सब में इक्वली सब चीज डिवाइड होगा। आपने फादर का नाम नहीं लिया, तो वही तो है, जिस फादर ने शायद उस बच्चे को बड़ा करने में सारा जी जान लगा दिया, सारे खर्चे उठा लिए, बट लॉ इस तरह बना है कि फर्स्ट क्लास 1 एयर्स जिसे कहते हैं, उसमें मदर, स्पाउस और बच्चे हैं। फादर क्लास 2 एयर्स में आते हैं। अच्छा, तो अगर क्लास 1 में क्लास 1 इंटैक्ट है तो फादर को तो कुछ नहीं मिल रहा, ये लॉ है। अच्छा। अगर आप जानते हैं कि आपके फादर की एज हो चली है, उनका ध्यान रखना जरूरी है, तो आपने विल बनाकर उसमें वो चीज लिखना जरूरी है। दूसरी मजेदार चीज ये है कि अगर ये 4 लोगों में डिवाइड होता है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, स्पाउस है, मदर है, तो मदर आई एम सेइंग कि जिनके बच्चे हैं वगैरह, मदर की तो एज हो चली है, अब उस मदर को भी 25% मिल रहा है, 4 हिस्से हो गए। तो अब ये 25% जब तक मदर को जाए आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ये होगा कि मदर के बाद तो मेरी बीवी और बच्चों को मिलने वाला है, ऐसे होगा। फैक्ट ये है कि जो 25% वो मदर को जाता है वो उसके बाद उनके लीगल एयर्स को जाएगा, यानी कि जो ये पर्सन है उनके भाइयों में और फादर को वो हिस्सा जाएगा, इनकी वाइफ के पास वो वापस नहीं आएगा। तो लॉ ऐसे होते हैं। अगर मुस्लिम्स में अगर आप देखो तो पहली चीज तो आप सब कुछ विल के थ्रू विक्रित नहीं कर पाते हो। फिर अगर बच्चे हैं तो उनमें भी ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी को इक्वल जाता है, अगर बेटी को 1 हिस्सा मिलता तो बेटे को 2 हिस्सा मिल रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ही डिफरेंटली बनाए गए हैं। अगर कोई मॉडर्न मुस्लिम है जो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं अपने बच्चों में, उनको लगता है कि नहीं, तो उनके पास एक प्रॉपर एस्टेट प्लान बनाने की जरूरत है, ठीक है? तो अगर आप लॉज देखें तो जनरली वो जैसे कहते हैं ना कि वन साइज फिट फॉर ऑल, वैसे लॉज बनते हैं। अब आप उसमें कितने फिट होते हैं वो तो सोचने वाली बात है फिर, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज, पैसा मैंने कमाया, मेरे लोग हैं, तो मुझे डिसाइड करना है कि मेरा पैसा मेरे लोगों में कैसा जाए, गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करे? मुझे एक और क्वेश्चन अभी दिमाग में है, जैसे आपने बोला कि 15,000 मेरी माँ, बीवी और फिर बच्चे, और सेकंड में आते हैं फादर। तो मतलब अगर फादर भी है तो उनको कुछ ना कुछ नहीं मिलता। क्लास 1 जब तक इंटैक्ट है, क्लास 2 एयर्स को कुछ नहीं मिलता। तो इसमें से अगर कोई भी एक जन एब्सेंट है, नहीं है, इसमें अगर कोई नहीं है फर्स्ट में, तब जाके फादर कंसिडर होता है। अच्छा, इसमें कोई नहीं है तब जाके फादर कंसिडर होता है, ऐसा ही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लॉज जब बनते हैं ऑब्वियसली किसी थॉट प्रोसेस से बनते हैं। वो शायद जब लॉ बना था तब उनको होगा कि मेल, देखिए पेट्रियार्कल डोमिनेंस हर जगह रहा है, मतलब
देश नहीं दुनिया में रहा है, यस, राइट? और आज के भी जो लॉज वगैरह आप देखोगे उसमें वो उसकी झलक दिखती है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे शायद औरतें मतलब काम नहीं करती थी या जो भी सिचुएशन था उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि मदर को भी मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे। maybe to keep the females Safe. I would say that. Correct. But then I'm saying this was then. आज तो सिचुएशन अलग हो गई है कि कितने लॉज अमेंड हुए हैं और कितनी चीजें हमें सूट करती हैं। एंड लॉज और ये सबको एक साइड में अगर हम रखें, मैं ये पूछती हूँ कि जब पैसा मेरा है और मेरे पास ऑप्शन है या तरीका है कि मैं डिसाइड करूँ मुझे किसे देना है, तो मैं वो क्यों ना करूँ? एस्टेट प्लानिंग में सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट विल है। अगर आप एक्चुअल जाके देखें, आप अपनी डायरी की पेज अगर फाड़ दें, उसमें लिखें और 2 विटनेसेस अगर साइन करते हैं, वो भी एक वैलिड विल है। आपका हैंड रिटन विल भी वैलिड होता है कोर्ट में, ठीक है? अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताती हूँ। अब एक तो होता है कि लोगों को बताना कि ये इम्पोर्टेंट है, राइट? इम्पोर्टेंस जब समझ जाते हैं तो वो सोचते भी हैं। लेकिन आज अगर आप देखो तो गूगल हमारा सबसे पहला गुरु है, जहाँ जाके हम पूछते हैं कि क्या है ये, राइट? और वहां जाके हम ये पूछते हैं कि अच्छा बताओ फॉर्मेट क्या है, हम कैसे बनाएं, राइट? तो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस पैसे को, जिस जायदाद को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो एक गूगल के फॉर्मेट के भरोसे मत छोड़िएगा। नहीं, और वो भी है ना, जिसका काम जिसी को साधे दूसरा करे तो उल्लू लागे। और आई थिंक जब आप घर का रिनोवेशन कराते हो तो आप आर्किटेक्ट लगाते हो ताकि वो उसको जितना ज़्यादा हो सके बेस्ट दे सके। तो वैसे ही इफ यू आर मेकिंग अ विल, इट्स बेटर टू एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि आप अपने जान पहचान में कोई लॉयर है या आपको पता है कि आप कहीं मतलब कोई भी प्रोफेशनल के पास जाइए जिन्हें ये समझ में आता है कि विल बनाना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक पन्ना फाड़ कर उस पर लिख दें तब भी वो विल है, लेकिन विल बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस मैंने विल बनाई है कहने के लिए विल नहीं बनता ना। विल तो आप इसलिए बना रहे हो ताकि कल आपकी फैमिली को दिक्कतें ना हो, राइट? वो ट्रांजिशन जो होना है, वो ट्रांसफर्स एकदम स्मूथली हो जाए, उनको ज्यादा भागदौड़ ना करना पड़े, इसीलिए आप बना रहे हो। तो ये भी जरूरी है कि आप उसे कैसे बना रहे हो। एक टाइम था जब कोर्ट्स में शायद विल बहुत ही रेयर डॉक्यूमेंट था, जब लोग कहते थे अरे इसमें तो सालों लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, प्रोबेट में सालों निकल गए। बट प्लीज एक चीज समझिए, हम ये ब्लेम करना कि कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ये कहना गलत है। बिकॉज क्या होता है, कई बार वो डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं बना है, उसमें कुछ चीजें पेंडिंग है या वो इनकम्प्लीट है, जिस चीज के लिए वो सामने से अवेट करेंगे। तो वो लोग कभी नहीं बताते कि अच्छा मैंने ये डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं करा, या फिर कभी होता है कोर्ट जब डेट देते हैं आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप वापस आए तो कोर्ट डेट नहीं दी रहे, तो डिले तो बहुत चीजों की वजह से हो सकती है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विल किसी नॉन पर्सन, मतलब जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, लॉयर और एस्टेट प्लानर, उससे आप बनाते हो तो वो पर्सन आपको क्लियर कट बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है। यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। करेक्ट। दे कैन एज लाइक जब आप बीमार पड़ते हो तो आप गूगल करके अगर आप गोली खा रहे हो तो उसका असर इतना नहीं होगा जितना आप डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करके उनसे कंसल्टेशन लेके आप लोगे तो इट मेक्स अ डिफरेंस डेफिनेटली। Like So- professionals are for that only. In fact, they are. I think all the professionals are here to ease our life, and I think we can take their help. मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही अच्छा था कि जब आप तबीयत आती है तो ऑब्वियसली आप फिर भी डॉक्टर के पास जाओगे। सो व्हेन यू आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, I think you're equally worried about your wealth also. Yes. And then you should not leave it at the mercy of some document that you have formatted or just leave it like that ताकि वो लीकेज की पॉसिबिलिटी Priyanka, do you have any? Sorry, do you have any? मतलब आपके पास ऐसे कोई
केसेस केसेस है जिन मतलब बिल बनाने से अच्छा हुआ या नहीं बिल बनाया तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, सच में कुछ प्रॉब्लम आती होगी? मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब मान लीजिए बिल नहीं है, हाँ। ठीक है। अब ये तो लोगों में बहुत है, जब देखिए जब पैसे आते हैं तो हम अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आपने बेसिक मान लीजिए म्यूचुअल फंड खरीदा या कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट है, अभी बना ली वगैरह वगैरह, आपने कहीं पे जमीन ले ली। अभी जैसे बीच में तो बहुत ही ट्रेंडिंग था, खंडाला है, लोनावला है, इस तरफ प्लॉट्स लो या बंगलोज बनाओ, ये वो। अब किसी की मान लीजिए जिन्होंने प्लॉट लिया उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। उनकी वाइफ और उनका बेटा, अब ये एक कपल है जिसे हम जानते थे, जिन्हें हम जानते थे, एंड ये हुआ है जब ये वाइफ अपने बच्चे को लेकर वहाँ लोकल सब रजिस्ट्रार के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि ये लैंड म्यूटेट कर दीजिए हमारे नाम पे, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ और ये मेरा बच्चा है। तो पहला चीज सब रजिस्ट्रार ने ये कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप ही उनकी लीगली वेडेड वाइफ है, और मैं ये कैसे मानूं कि ये एक ही बच्चा है और एक बच्चा होगा तो हाउ डू आई नो। आप एक काम करिए, आप जाइए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले आइए, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आप सोचिए, अब जो वो अथॉरिटी जिसने बोला उसने तो ये गलत नहीं बोला, उसको तो प्रूफ चाहिए, क्योंकि वो आज अगर किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे चेंज कर रहा है तो उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि कल बात उन पे भी आ सकती है आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया, और अब इनको भी तो प्रूफ देना ही पड़ेगा, राइट, कि ये है ये नहीं है। अब उसके लिए अल्टीमेटली क्या है कि आप जा रहे हो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन इशू करेगा? कोर्ट करेगा, जिसके लिए आपको लॉयर चाहिए। लॉयर जितने एक्सपीरियंस्ड होंगे, या क्या ये सिर्फ से आधार कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट से नहीं हो सकता? लेकिन देखिए उसमें अल्टीमेटली अगर कुछ चीजें आप प्रूफ करने के लिए तो राशन कार्ड भी दिखा दोगे कि चलो ये है ये फैमिली है, राइट। आधार कार्ड से भी आप बता दोगे, बट अगर आप विजिट करो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, उनके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो मांगेंगे, और आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने ही होंगे, राइट। तो फिर उस लिस्ट में जब भी आपके पास बिल नहीं है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, कई सारी चीजें लिस्ट निकल के आती है जो आपको देना है। फिर मान लीजिए उसमें अटेस्टेशन नहीं है, ये नहीं है, आपको दौड़ लगा। आप जो बोल रहे हो ना, मुझे एक सेइंग याद आ रही है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। पहले ही भर दो, बाद में नहीं भरना पड़ेगा। नहीं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जब लोगों ने धक्के खाए हैं और ये सब उन्होंने सफर किया है, उनको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि अच्छा ये, सो दे नो, दे आर अवेयर, एंड वो चीजें करते हैं, राइट। एंड अगर हम एस्टेट प्लानिंग एज सच देखें तो बिल तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है। बहुत सारी और चीजें हैं एस्टेट प्लानिंग में आज जो होती हैं, जो शायद इंडिया में पहले उतनी फेमस नहीं थे या रेगुलरली यूज नहीं होते थे। आप अभी जो बोल रहे हो वर्ड एस्टेट प्लानिंग, ये भी मेरे लिए नया है। लेट मी टेल यू, आई वुड से इन अ लेमन लैंग्वेज, व्हाट इज इट? पहले मैं आपको बताती हूँ, ये आपने जो कहा, मतलब मेरे बिजनेस डेवलपमेंट टीम है जो कुछ क्लाइंट्स जैसे कुछ क्वेरीज आता करने लगे, तो पहले तो एस्टेट प्लानिंग में कुछ क्वेरीज आई थी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड थी। सेम तो उन्हें लगा था कि अच्छा ये रियल एस्टेट को लेकर कुछ काम है तो ये होगा। हाँ। तो फिर हमने वो क्लैरिफाई किया, एंड ऑब्वियसली वो चीजें होती हैं क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि मूवीज देखकर हमने ये लगता था कि विल तो बहुत पैसे होने पे बनाना पड़ेगा, हमें क्या जरूरत है, राइट। तो उसी तरह ये सारे मिसकंसेप्शंस, ये मिथ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिसके पास बहुत है और थोड़ा अगर खो गया तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा है तो उसको संभाल के और पूरा आपकी फैमिली को देना ज्यादा जरूरी है। सो आई फील कि जब बहुत ज्यादा है तब आप बना ही लोगे क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा है, बट जिनके पास कम है उनमें वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार थोड़ा है बट ये सही सलामत उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए हमने रखा है। और ऐसे भी हो सकता है ना प्रियंका कि मैं अदर देन माय फैमिली मेंबर मैं किसी और को भी देना चाहूँ। बिल्कुल। आज आप मुझे बताइए, आज हम सारे जॉब कर रहे हैं, इवन हमारे पेरेंट्स जॉब करते थे तो जब वो पूरे टाइम अपने अपने कामों में बिजी होते थे
तो ऑब्वियसली हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होता है जो सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो एंड बिलीव मी, मतलब कई सारे क्लाइंट्स मैंने खुद देखे हैं जिन्होंने अपने डोमेस्टिक हेल्प, जिन्होंने 15-20 साल से उनके साथ काम किया, उनके लिए भी कुछ छोड़ा है कि इन्होंने इतना कुछ किया है तो उनके लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए थोड़ा कुछ करूँ, कुछ दे दूँ। सो वो सर्टनली होता है। कितने सारे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कॉज है, कोई ओरिजिन, जैसे मतलब मान लीजिए पेरेंट्स में से कोई नहीं है तो उनके बर्थ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, आप क्या करते हो कि कहीं जाके, आई मीन आजकल तो वो अवेयरनेस है कि जिनको जरूरत है उनको दो। आज अगर मैं कहूँ, आज मेरा बच्चा भी अगर बर्थडे सेलिब्रेट करे, फाइन, सेलिब्रेशन बच्चों को अच्छा लगता है, ये है, बट एट द सेम टाइम हम उनको वो भी बता रहे हैं कि कुछ बच्चों को जो जरूरत की चीजें हैं हम वो दें, एंड उनको वो चीजें रिलेट करवाना कि हाँ, एंड मे बी आई वॉन्ट टू सपोर्ट दीज किड्स इवन आफ्टर I'm gone. So probably एक तो विल में ऐसा है कि मैं वन टाइम कुछ देना है तो मैं उसमें लिख दूं कि चलो इतना % जो भी है वो उस इंस्टीट्यूशन को जाए ताकि किसी बच्चे का मैं भला कर दूं। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं, पेरेंट्स जब तक है तब सारी चीजें उनके लिए करे, वो बच्चा उनके लिए उनकी दुनिया है। वो अपने कितने सारे कंफर्ट्स ये वो सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे को उनकी जरूरत है। तो वो जो स्पेशली एबल्ड बच्चा है उसी के इर्द गिर्द इनकी दुनिया चलती है। आज वो स्पेशली एबल्ड बच्चा है लेकिन कल को वो एडल्ट हो जाएगा। ये जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, अब उनके बाद वो जो एडल्ट है वो तो तब भी स्पेशल है ना, उसे तो जरूरत है, राइट? तो फिर उसका ध्यान कैसे रखेंगे? सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हम समझते हैं कि पैसा ज़रूरी है, हम वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट वो वेल्थ हमारे काम कैसे आए? अगर वो स्पेशली एबल्ड फैमिली मेम्बर है तो तब आपका विल काफ़ी नहीं है, क्योंकि विल क्या होता है तब ओपन होता है जब आप नहीं हो। विल ओपन हो गया, उसमें ये लिखा है कि किसको क्या मिलेगा। आज आपने अगर 10 करोड़ भी लिख दिए उस बच्चे के लिए कि ये पैसा उस बच्चे को जाएगा, बट क्या वो बच्चा यूज कर पाएगा? एंड वो इकट्ठा वो पैसा उसके पास अगर गया तो कितना डेंजरस सिचुएशन है, इतनी डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं कर पाएगा। नहीं, मैनेज तो छोड़िए, ऐसे कुछ लोग आ जाएंगे जो शायद उस बच्चे को हार्म करे और वो पैसा उससे ले ले, राइट? गलत चीजें होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रॉब्ली उस टाइम पे विल इज नॉट इनफ। तब ये जो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट वगैरह जो हम कहते हैं वो चीजें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आज यकीन मानिए, स्पेशली एबल्ड बच्चा हो या रिस्की बिजनेसेस हो या आपके बच्चे अब्रॉड सेटल हो गए, अब वो कपल एल्डरली यहाँ पे रह रहे हैं, तो कई बार जरूरी है कि आपका पैसा पहले आपके काम तो आए। और वो कैसे होगा? आप किसी को पैसे दे दोगे और बोलोगे अच्छा मैं अगर कुछ हो जाए तो ध्यान रखना, इस बात के भरोसे आप चल सकते हो? नहीं होगा ना। आज मान लीजिए मैंने अपना डेबिट कार्ड किसी को दिया और मैंने कहा कि भैया दिन में सिर्फ 5,000 निकालने हैं, जब तक मैं देख रही हूँ उसको पता है कि मेरा ध्यान है, वो 5,000 ही निकलेंगे अकाउंट से। लेकिन जिस वक्त उस बंदे को या जिसको भी मैंने दिया है कार्ड, उसको ये हो जाए कि भैया इसका तो ध्यान नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो 5 के 50 होने में टाइम नहीं लगेगा, राइट? तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? आज इतने सारे पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बच्चों के नाम पे कर लिए हैं, बच्चे अपना अपना मतलब वो इंडिपेंडेंस उनको देना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक है। आज बच्चे अपनी लाइफस्टाइल डिसाइड करते हैं, लाइफ पार्टनर डिसाइड करते हैं, फिर कुछ ऐसे केसेस हम देख रहे हैं आजकल जहाँ पे सेपरेशन हो रहा है और पैसा कहीं का कहीं जा रहा है, उसको कैसे रोकोगे? बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनका सॉल्यूशन है। बस ये है कि इंडिया में ये अभी तक उतना फेमस या इतना कॉमन नहीं हुआ है। अगर आज आप देखें एक डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस वगैरह है, उसमें हर दूसरे बंदे के पास ट्रस्ट बना हुआ है। अच्छा, क्यों बना है? क्योंकि उनके जो डेथ टैक्सेस है
या इनहेरिटेंस टैक्स जिसे कहते हैं वो इतना ज़्यादा है कि अगर आपने 100 रुपये मतलब कमा लिए तो उसमें से 40 रुपये आप गवर्नमेंट को क्यों दोगे? तो उन्होंने अपनी ट्रस्ट बनाई है, तो उनकी फैमिली जो है वो बेनिफिट करती है ट्रस्ट से, ना कि इनहेरिट करती है। तो जब वो टैक्सेस अप्लाई होते हैं तो आप तरीके ढूंढते हो कि आप किस तरह टैक्सेस से बचो। अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर काफी चर्चा हुई है। बिना मनो I'm sorry. आपने थोड़े समय पहले मुझे रियल इंसिडेंट बताया था कि एक कपल था जिनके 2 बेटियां थी, they were not taking care and then because they had given कुछ तो हाँ हमने डिस्कस किया था जो फैमिली यहाँ आई थी कुछ साल पहले। इंस्टेड इनफैक्ट फैमिली नहीं, वो कपल आए थे यहाँ पे, मुंबई के ही रहने वाले हैं, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है एंड पास में ही रहते हैं, ऐसा दूर भी नहीं है। एंड ये जो हस्बैंड वाइफ है सब कुछ मतलब जब वो आए तब उन्होंने पहला चीज तो हमें ये बताया कि हमें सब कुछ हमारे नेबर को देना है। तो पहला चीज तो ये था कि भैया नेबर को क्यों दोगे, तो आपके बच्चे हैं कि नहीं, ये सारा इंटरव्यू शुरू हो गया उनको समझने के लिए कि केस क्या है। अब जब वो आए उससे कुछ टाइम पहले मतलब आई थिंक 1.5 या 2 महीने पहले उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अब जब पता चलता है कि पेरेंट की तबीयत खराब है तो बच्चा दौड़ के आएगा ना, ऑफकोर्स। दोनों बेटियों में से कोई नहीं आया, ना उनके पति या बच्चे, कोई नहीं आया देखने। लेकिन तब वो नेबर मतलब अदरवाइज ऑल्सो दे हैव बीन हेल्पफुल, और वो नेबर हमेशा ही उनके साथ रहा है एक बेटे की तरह कि चलो ये कर लो वो कर लो। एंड बिलीव मी, जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ 50-50 लाख का जो भी इन्वेस्टमेंट है बेटे को देना है, बाकी सब कुछ उसे जाए, तो पहले तो हमें लगा पता नहीं कि क्या है। हमने तो जिस नेबर को देना चाहते थे उनको बुला के भी सारी चीजें पूछताछ कर दी, हमने उनकी विल बनाई, वीडियोग्राफी करी, रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही, एंड कुछ टाइम बाद उन्हें दूसरा कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई। अब सोचने वाली बात ये है कि एज अ इंडिविजुअल आप सोचिए उस इंसान को क्या लगता होगा कि जो 2 बच्चे उन्हें वो पिता का दर्जा भी नहीं दे रहे, जब वो हॉस्पिटल में है तो सीवियर है तब वो देखने तक नहीं आए, तो कहीं तो उन्हें भी लगा होगा कि मुझे नहीं देना है। अगर उन्होंने विल नहीं बनाया होता या फिर ये सब चीजें क्लियर नहीं करी होती तो वो दूर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारियों से एकदम हाथ झटक के बैठे, लेकिन फिर भी वो पैसे लेने तो आते ना। वो सक्सेशन एक्ट से उनको ही जाता था, राइट? मतलब उन्हें मिल जाता था, शायद बड़ा पोर्शन मिलता था, यस। लेकिन आई थिंक ही वाज मोर क्लियर इन हिज हेड कि मुझे नहीं देना है फॉर व्हाटएवर रीजन। ठीक है, मान लीजिए कि वो गुस्से में थे, बट ठीक है ना, उनका गुस्सा जायज है, उनकी एसेट्स है, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, एंड अगर उन्हें लगता है कि जो अगर ऐसे बच्चे तो नहीं देना है, दैट इज हिज डिसीजन। एटलीस्ट ही वाज एबल टू वर्क आउट ऑन इट एंड give it to somebody whom he is willing to. So I think उस हिसाब से एंड आजकल है बहुत सारे केसेस, क्योंकि हम डील कर रहे हैं हर दिन, आई कैन टेल यू कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आपकी इच्छाएं कुछ है और आपको किसी को देना है, तो आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि मुझे किसे देना है, कितना देना है। एंड ये जो आप बता रहे हो वो तो जो भी इंसिडेंट बता रहे हो आप सारे मेल मेंबर्स के बता रहे हो। नहीं, मैंने आपके लिए भी बात किया ना, मैंने कहा कि जैसे होम मेकर है हाँ, तो जनरली यही होता है ना कि मुझे क्या जरूरत पड़ी, मेरे जैसी जो फीमेल्स है जो घर पे घर संभाल रही है उसे होम मेकर है। हमारे स्वाति जी, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप जॉइंटली होल्ड करती हैं काफी एसेट्स अपने हस्बैंड के साथ, आपके खुद के बैंक अकाउंट्स है, आपकी खुद की ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी आपकी जिस लॉकर में रखी है वो लॉकर आपकी है, घर में जो सिल्वरवेयर है वो आपने इकट्ठा किया है, आपके एसेट्स है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, बट जरूरी है ना कि अगर कुछ चीजें मुझे बिलोंग करती मैं लिखूं कि
कि हाँ मेरे बाद तो मेरे हस्बैंड शुड हैव ऑल द राइट्स, ओनली जब हम दोनों नहीं है शायद हमें बच्चों को देना है या कुछ चीजें हमें बच्चे को डायरेक्टली देना है। अच्छा। तो वो चीजें होम मेकर होना, मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अच्छा तो फिर मैं मतलब एकदम ऐसे स्टेडी मेरी कोई इनकम नहीं है इसलिए नहीं, बट आपके असेट्स तो है ना। प्रॉपर्टीज में जब आप जॉइंटली होल्ड करते हो आप इक्वल पार्टनर्स हो, अनलेस एक परसेंटेज उस अग्रीमेंट में मेंशन किया हो, बट आप तो पार्टनर है तो आपका ओनरशिप राइट्स तो हुआ ना, तो आपने लिखना जरूरी है। एक मुद्दा क्योंकि आपने ये कहा जो हम मिस कर गए, लोगों का और एक थॉट प्रोसेस है नॉमिनी बना दिया किसी को तो फिर उन्हें लगता है कि बस नॉमिनी तो मैं ही हूँ, मुझे ही मिलना है। LIC में है, बैंक में है, म्यूचुअल फंड्स में है, फिर क्या एक लाइफ इंश्योरेंस, वेदर वो LIC है हाँ, कोई भी इंश्योरेंस insurance कंपनी में है, हाँ। लाइफ इंश्योरेंस को अगर आप छोड़ दो बाकी सब जगह नॉमिनी को एक कस्टोडियन या केयर टेकर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, वो भी 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद उसके नॉमिनी को एज अ बेनिफिशियरी ट्रीट करना शुरू किया, बट अदरवाइज अ नॉमिनी इज अ कस्टोडियन और अ केयर टेकर, नॉमिनी ओनर नहीं होते हैं। तो जिन्हें भी लगता है कि अच्छा वो घर में तो नॉमिनी में ओनरशिप आपको नहीं आती, ठीक है। आई थिंक हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए, तो एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पे जी आपको क्या लगता है कि क्या एज होनी चाहिए विल बनाने की? मतलब समझो मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने हस्बैंड को बोला कि on my next birthday I'm going to make a will, and he started laughing. 60s या मैंने मतलब हमने ये पहले बात डिस्कस बोला, किया लेकिन फिर भी what is नहीं, age? आप मुझे बताइए विल तो इसलिए बनानी है क्योंकि मेरे पास जो भी है मेरे बाद वो किसे जाए ये बताने के लिए, राइट। तो मेरे पास तो 30 के एज में भी कुछ ना कुछ असेट्स होंगे ही। हो सकता है कि मैं सिर्फ 18 हूँ लेकिन मैंने कुछ इनहेरिट किया हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो मेरे पास तो है ना असेट्स। अगर मेरे पास कुछ भी असेट्स हैं एंड मैं मेंटली स्टेबल हूँ, ओके, तो मैंने बिल बना लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब कई बार हमने ये भी देखा है कि मतलब जैसे मैंने आपको एक केस परसों का बताया, 80 प्लस में भी लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ये 2-3 महीने जाने दो, बच्चे दिसंबर में आएंगे तब मैं डिस्कस करके बना लूं। बट मेरा कहना फिर वही है कि जब हम समझते हैं कि लाइफ अनसर्टन है तो एक पीस ऑफ पेपर जो बना के आप सबके लिए चीजें आसान कर सकते हो उसे डिले क्यों करते हो, और आपको भी तसल्ली होगी कि आपने जो कमाया है इकट्ठा किया है ओवर द इयर्स वो कहीं ऐसे लॉस्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोई लीकेज नहीं हो रहा है। वो जो मैंने बताया 82,000 करोड़ जो इंश्योरेंस बैंकिंग में सब पड़ा हुआ है, किसका पैसा है? हमारा नहीं, मेरा नहीं होगा, मैंने बिल बनाई है तो आई एम जस्ट सेइंग कि जरूरी है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें सारी चीजें हैं और वो सारी जो हर्डल्स बाद में आएंगी वो भी कम होगा उस चीज के लिए। तो आई थिंक इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग इग्नोर करते हैं या पोस्टपोन करते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, मैं तो 30 ही साल की हूँ, या फिर मुझे लगता है कि उतना ज्यादा कुछ है नहीं तो क्यों बनाना है। वो उतना ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा है, आप यंग हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो तब काम आएगा जब आप नहीं हो। तो जब आप हो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि उस डॉक्यूमेंट को आप जाएं वापस से एडिट करें या फ्रेश बनाएं, बट वो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लेकिन वो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी वो तो आपने अवॉइड जरूर करनी चाहिए। Thank you for this. Thank you for giving this time. And I think मेरे अंदर भी जो मिसकंसेप्शंस थे थोड़े बहुत वो बहुत कुछ क्लियर हुए। और नहीं, द पर्पस आई थिंक मैंने आपको वही कहा कि द पर्पस इज कि वो अवेयरनेस हो। जैसे आपने कहा कि होम मेकर है या फिर बहुत बार ये होता है कि यंग लोग हैं तो हमारा वो थॉट प्रोसेस होता है कि ठीक है ना, मतलब जरूरत नहीं है। राइट। सो
उस नोशन से बाहर आइए एंड जरूर सोचिए। एंड एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगी स्वाति जी कि कोई भी अगर बिल बनाता है तो जरूर प्रोफेशनल हेल्प ले, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट जो आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी की उम्र डिफाइन करने वाला है कि इससे जाएगा क्या जाएगा, वो डॉक्यूमेंट अच्छे से बननी चाहिए। राइट राइट। और एक और चीज, ये बात सच है कि प्रोफेशनल जैसे आप अपने टैक्स को बचाने के लिए सीए के पास तो जाते ही होंगे, करेक्ट। हर एक पर्सन, बी इज द बिजनेसमैन, शॉपकीपर और प्रोफेशनल वट एवर, इफ यू वर्किंग स्टिल, तो वैसे ही बिल बनाने के लिए भी किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। और प्रियंका जी, मैं आपका लेटर का भी धन्यवाद तो करती हूँ, और आपका जो आपकी जानकारी पूरी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, और आपको इससे भी रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछने होंगे तो इनका वेबसाइट और फ़ोन नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एनी टाइम। एंड श्योर, थैंक यू सो मच, इट वाज आवर प्लेजर। थैंक थैंक यू। थैंक यू।